नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 25 अगस्त 2022 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए यहाँ पर 45 में से 40 जीके प्लस साइंस के सवाल मिल चुके हैं। तो आंसर सहित एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले आने वाले शिफ्ट में जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम है जरूर यहाँ से आपको फायदा होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना। पीडीएफ फाइल सुबह ऑल शिफ्ट की एक साथ टेलीग्राम चैनल पर अपडेट हो जाती है। जो कैंडिडेट अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पर फिलहाल इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए थे। तो सवाल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो टेस्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से जहां पर लाखों कैंडिडेट मॉक टेस्ट लगाते हैं, आप भी अपना मॉक टेस्ट लगाकर रैंक पता करिएगा। और मॉक टेस्ट से मेन चीज़ का फायदा होता है टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम में कम समय में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करने होते तो प्रैक्टिस से ही संभव हो पाते हैं, कॉन्फिडेंस बना रहता है और एग्जाम से पहले पता चल जाए कौन सा सब्जेक्ट वीक है, क्योंकि आपका वीकनेस है बार बार कौन से चैप्टर से सवाल गलत हो रहे हैं वो मॉक टेस्ट से आपको पता चल जाता है। तो टेक्स्ट बुक पर डील ऑफ द मंथ सेल के तहत आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करेंगे तो 20% का यहाँ पर डिस्काउंट ले सकते हो। आज इस डील को ग्रैब कर लीजिएगा। सारे एग्जाम्स के, अब रेलवे के बाद जितने भी एग्जाम्स होंगे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, सीईटी वगैरह, तो 580 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको इसी पास में अनलिमिटेड ईयरली पास रहता है, 1 साल की वैलिडिटी है। एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम जो डैशबोर्ड पैटर्न रहता है उसी प्रकार यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेकआउट कीजिए। पहला सवाल, हाल ही में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा कहाँ देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना की शुरुआत की गई है? जो कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है कमेंट सेक्शन बताना। थोड़ा डाउट लग रहा है क्योंकि स्टूडेंट ने बताया है कि जो हरित हाइड्रोजन संबंधित कोई यूनिट का सवाल था, तो 2 सवाल यहाँ पर करंट अफेयर्स के निकल के आ रहे हैं। एक है, अमेरिका स्थित ओहमियम इंटरनेशनल ने कहाँ पर भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू की है? 1-2 स्टूडेंट ने कन्फर्म किया बाद में कि ये सवाल पूछा गया था। तो यदि अमेरिका वाला पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोलाइजर है उसका निर्माण कर्नाटक में हुआ है। और यदि ये पूछा गया है जो एनटीपीसी की तरफ से, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश में की गई है। और ये दोस्तों आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम के पास सिमहाद्री में ये संयंत्र स्थापित हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर जो अमेरिका स्थित ओहमियम इंटरनेशनल ने भारत में पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण बेंगलुरु कर्नाटक में इसका काम शुरू किया है। अगस्त 2021 का करंट अफेयर। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? प्रतिरोधकता यानी R बराबर रो L अपॉन A में आपने जो रो देखा है वही प्रतिरोधकता है। तो रो की यूनिट क्या हो जाएगी? जो प्रतिरोध की यूनिट है इसका गुणा करेंगे जो एरिया की यूनिट है, भाग देंगे L से। प्रतिरोध की यूनिट है ओम, एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर, लंबाई मीटर होती है, मीटर से मीटर 1 मीटर कैंसिल, तो रो ओम मीटर है, इसका आंसर हो जाएगा ऐसा यूनिट ऑफ प्रतिरोधकता। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और वर्गों की संख्या सभी को पता होगा 18 वर्ग हैं और 7 पीरियड्स हैं। कौन सा प्रभाव कीटनाशकों का नहीं है? ये विकल्प थे कि पौधों की वृद्धि में कमी होती है, उर्वरक क्षमता में कमी होती है, बिल्कुल जमीन की उर्वरक क्षमता, और पौधों की वृद्धि में भी कीटनाशक काम क्या करते हैं? वृद्धि बढ़ाने थोड़ी कीटनाशक का काम होता है, जो भी कीट वगैरह हैं जो पौधों को नष्ट करते हैं उनको मार देना, और इससे जो साइड इफेक्ट पड़ता है वो पौधों की वृद्धि में कमी देखी गई है। मानव स्वास्थ्य में भी कमी आती है। तो और चौथा विकल्प रहा होगा वो करेक्ट होगा। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। जब सवाल पूछा गया था आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी की रिपोर्ट, ये 2020 के अकॉर्डिंग तमिलनाडु विंड एनर्जी अक्षय ऊर्जा में फर्स्ट रैंक इंडिया का। एक्स्ट्रा फैक्ट में मैंने बताया था जब ये सवाल था, वैश्विक पवन ऊर्जा संस्थापित क्षमता सूचकांक में भारत ग्लोबली कितनी रैंक पर है पवन ऊर्जा में? तो 4थी रैंक में है। उसमें मैंने कहा भारत में पवन ऊर्जा का सबसे अधिक जो उत्पादक राज्य वो तमिलनाडु। आज यहाँ पर पूछ भी लिया, तो एक्स्ट्रा फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जरूर इसको कंसिडर करना होगा आपको। और बात करूँ यहाँ पर जो ये ग्लोबली भारत की रैंक 4थी है, तो पहली किसकी है? चाइना की। और भारत कितना गीगावाट? तो 39.25 गीगावाट अगस्त 2021 के अकॉर्डिंग ये क्षमता है भारत की। सौर ऊर्जा में सबसे अधिक है वो राजस्थान है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल देखते हैं, डीएनए में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न चित्र बनाकर पूछा गया था। ये डायग्राम दे रखा था, और डीएनए में किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, चेंजेज होते हैं मातृ से संतति सेल्स में किस प्रकार चेंजेज है उत्तरोत्तर पीढ़ी दर। तो इस डायग्राम से आप विकल्प में क्या ऑप्शन थे वो कमेंट सेक्शन बताना। नेक्स्ट वाला देखते हैं, जिम्बाब्वे का केंद्रीय बैंक का ब्याज दरों में यदि कमी करता है तो उसका क्या अर्थ है? अब कोई भी सेंट्रल बैंक हो गया, जिम्बाब्वे का कारण नहीं है, जैसे भारत का आरबीआई हो गया, जब वो कटौती करता है
किसमें? ब्याज दरों में। तो ब्याज दरों में कटौती करने का मतलब क्या हुआ? ब्याज दर काम कहाँ आती है? जब आप लोन लेते हो तो बैंक से, बैंक क्या है? ब्याज दर पे ही आपको लोन देता है, किस इंटरेस्ट रेट पे? अब ब्याज दर कम हो गई तो लोग क्या करेंगे? लोन ज़्यादा ले लेंगे। लोन ऐसे तो लेंगे नहीं, बिजनेस करने के लिए लोन लेते हैं, कोई व्यवसाय इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन लेते हैं। अब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो क्या होगा? तो आप कहेंगे अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होगी। तो केंद्रीय बैंक ने आर्थिक गतिविधि और विकास को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरों में कटौती करता है। विकास और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए, ये ऑप्शन थे इसमें, इस संयोजक, आक्रामक, उदासीन, तो ये बढ़ने ही वाला है। नेक्स्ट वाला, लंबी मूंछों की प्रतियोगिता है वो किस मेला में आयोजित की जाती है? पुष्कर मेला जो राजस्थान में होता है, वहां पर लंबी मूंछों की प्रतियोगिता रहती है। किसकी लंबी मूंछें हैं? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है, माइनॉरिटीज राइट डे है, वो मनाया जाता है। इसकी शुरुआत है 1992 में की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर, अमीबा अपना भोजन किसके माध्यम से ग्रहण करते हैं? तो अमीबा में होता है स्यूडोपोडिया या फिर कूटपाद के द्वारा। और ये विकल्प नहीं रहा होगा तो ये जरूर रहा होगा कि अमीबा एंडोस्टोसिस के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। स्टूडेंट बताया कि कूटपाद था नहीं ऑप्शन में, तो ये रहा होगा एंडोस्टोसिस के द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक सवाल है अमीबा से ही, अमीबा में पानी का नियंत्रण होता है, नमक वगैरह पानी का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? जैसे आप ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब है पानी और नमक की सांद्रता को कंट्रोल करना ओस्मेटिक दबाव के द्वारा। तो ये होता है दोस्तों संकुचनशील रिक्तिका, जिसे आप कॉन्ट्रास्टाइल वक्यूल बोलते हो। संकुचनशील रिक्तिका करेक्ट हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किस रेसलर को दिया गया है? अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार काफी प्लेयर्स को मिला है, जिसमें रेसलर की बात करें तो रवि कुमार दहिया को ये फ्री स्टाइल रेसलिंग का 2021 के विजेता यहाँ पर रहे हैं। 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, जो राजीव गांधी खेल रत्न का नाम चेंज हुआ है अगस्त 2021 में, तो ये नाम नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स को दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2021। रवि कुमार दहिया रेसलिंग, नीरज चोपड़ा है एथलेटिक्स जेवलिन, लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग, पीआर श्रीजेश हॉकी, अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक शूटिंग, सुमित अंतिल पैरा ओलंपिक ये एथलेटिक्स है, प्रमोद भगत है पैरा बैडमिंटन, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन, मनीष नरवाल पैरा ओलंपिक शूटिंग, मिथाली राज क्रिकेट, सुनील छेत्री फुटबॉल, मनप्रीत सिंह हॉकी। इन सभी खिलाड़ियों को क्या मिला है 2021 में? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राइज। नेक्स्ट यहाँ पर अब देखिए दोस्तों, जब इस स्पोर्ट प्राइज की शुरुआत हुई थी खेल रत्न की, वो हुई थी 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न, और सबसे पहले दिया गया था विश्वनाथन आनंद को, जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं। और इससे पहले 2020 में 5 खिलाड़ी रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगावेलु, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट, इनका स्पोर्ट जरूर याद रखना, इनको दिया जा चुका है। और ये 29 अगस्त को दिया जाता है, जो खेल दिवस के रूप में अपन मनाते हैं। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान इससे पहले भी आ चुका है, मैसूर में है। कहाँ पर है? मैसूर में। और ये 1969 को स्थापित हुआ है। जियो ने 6G शोध में तेजी लाने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ करार किया है? तो फिनलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ जियो, जो जियो प्लेटफॉर्म से, इन्होंने 6G टेक्नोलॉजी में अनुसंधान और मानकीकरण में तेजी लाने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू, जो फिनलैंड की यूनिवर्सिटी है, उसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर की है। एक अगला सवाल है, सवाल नंबर 15। नकुल राम श्याम अमित, इन्होंने क्या किया? कौन विस्थापन अभिक्रिया को बता रहा है? अब ये विकल्प थे, नकुल कॉपर सल्फेट की रिएक्शन कराता है मैग्नीशियम के साथ, राम कॉपर सल्फेट की रिएक्शन कराता है Ag जो आपके सिल्वर है, श्याम कॉपर सल्फेट की रिएक्शन कराता है Au गोल्ड के साथ। तो आपको अभिक्रियाशीलता श्रेणी पूरी पता होगी तो इजीली कर सकते थे। जो ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, जो एलिमेंट को प्रतिस्थापित कर देगा, अब कॉपर से ज्यादा मैग्नीशियम आपको पता है वो ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो ये आप इसको प्रतिस्थापित कर देगा कॉपर को। और बाकी Ag है, अब सोना है, चांदी है, ये क्यों नहीं कलर चेंज होता है, इनका संक्षरण क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये रिएक्शन करते नहीं किसी से, तो ये कैसे अभिक्रियाशील हुए? ये तो सबसे निम्न ही रहेंगे। डोबे-राइनर की त्रिक का क्या बताता है? तो यहाँ पर मैथमेटिकली रूप से इसके ऑप्शन दे रखे थे। डोबे-राइनर का त्रिक होता क्या है? जो 3 एलिमेंट है, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो इसमें जो प्रथम और अंतिम एलिमेंट का परमाणु द्रव्यमान ये है, इनका औसत निकालेंगे, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट का एवरेज निकालते हो तो बीच वाले के इक्वल है, या फिर फर्स्ट और लास्ट का सवाल में था समानांतर माध्य, वो बीच वाले के इक्वल होता है परमाणु द्रव्यमान का। तो समानांतर माध्य एक तरीके से एवरेज ही है, तो ये आपको करेक्ट करना था। किसी समझाते श्रेणी के अंतर में हाइड्रोजन के परमाणु कितने होते हैं? जैसे कि मैं बात करूं CnH2n
2 की बात कर ले, जैसे CH3 हो गया। नेक्स्ट कौन सा होगा, C2H6। इसमें आप देखिए हाइड्रोजन का कितना अंतर है, CH4 रहता है ना, तो हाइड्रोजन का अंतर है 2 का, तो यहाँ पर हमेशा हाइड्रोजन का अंतर 2 का रहेगा। CH2 का अंतर रहता है, इससे पहले ग्रुप डी में आया था, कितना अणुभार का अंतर रहता है, तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, तो 14 का अंतर रहता है। कृषि क्षेत्र में सबसे कम टैक्स किस पर लागू होता है, पशु आहार के चारे में, उर्वरक में, कीटनाशक में, बीज खरीदने में, तो पशु आहार के चारे में आई थिंक करेक्ट जाना चाहिए। कार्बन का कौन सा अपरूप एक स्नेहक के रूप में कार्य करता है, कार्बन के जो 3 प्रमुख क्रिस्टलीय अपरूप हैं, जिसमें ग्रेफाइट है एज ए स्नेहक के रूप में, लुब्रिकेंट्स के रूप में कार्य करता है। रोवर्स कप किससे संबंधित है, रोवर्स कप की बात करें तो ये फुटबॉल का कप है। फुटबॉल के प्रमुख कप में रोवर्स संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंट कप, आशुतोष मर्डेका कप, ये हैं फुटबॉल के। बैडमिंटन के हैं अमृत दीवान कप, सुधीरमन कप, रहमतुल्ला खान, थॉमस कप, नारंग कप, चड्डा कप, ये फुटबॉल के। बेकिंग सोडा का उपयोग होता है, बेकिंग सोडा का उपयोग की बात करें तो पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट आप बोलते हो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटासिड का एक संकटक है, तो क्षारीय होने के कारण ये पेट में अम्लता है वो कम करेगा। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में होता है। खाने को शीघ्र पकाने में प्रीवियस आ भी चुका है अब की बार ग्रुप डी में। नेशनल वीमेन डे, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 13 फरवरी को, जो सरोजनी नायडू का जन्मदिन है उसके लिए 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो 8 मार्च को मनाया जाता है। 2022 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम रही है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। आरबीआई के द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 14 से 18 फरवरी 2022 को मनाया गया। आरबीआई के द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह, तो इसकी थीम क्या रही है, थीम है गो डिजिटल गो सिक्योर। नेक्स्ट यहाँ पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243B के तहत मध्यवर्ती स्तर पर पंचायती राज का उस राज्य में गठन नहीं किया जाएगा जिसकी जनसंख्या कितने से अधिक हो, तो 20 लाख से जिसकी जनसंख्या कम होगी उसमें पंचायती राज का, त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन नहीं होगा। इससे पहले भी ग्रुप डी में ये सेम सवाल आ चुका है। हाउ मेनी अमेंडमेंट टुक प्लेस फॉर फैक्ट्रीज एक्ट टिल 2020, तो 1948 में कारखाना अधिनियम आया था, उसके बाद अब तक कितने संशोधन हुए हैं, 1949 में 1, 50 में 2, 51 में 3, 54 में 4 और उसके बाद 70 में 5, ठीक है, 76 में 6, तो अब तक 6 संशोधन, 6 या 87 में भी 1 हुआ, 7 संशोधन अमेंडमेंट हो जाएंगे। यीस्ट और मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन के बीच क्या समानता है, अब समानता यह है कि दोनों में ही कुछ न कुछ ऊर्जा जरूर प्रोड्यूस होती है अवायवीय श्वसन में। अब भिन्नता क्या है कि यीस्ट इथेनॉल का उत्पादन करता है और मांसपेशी कोशिका में जब ये किण्वन होता है तो लैक्टिक एसिड उत्पादित होता है, और यीस्ट है एथेनॉल के साथ CO2 का भी करता है लेकिन मांसपेशी CO2 का उत्पादन नहीं करती है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, सरदार सरोवर डैम है नर्मदा नदी पर, 138 मीटर की हाइट पर है, नींव सहित 163 मीटर है। इसका उद्देश्य गुजरात के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचाना, मध्य प्रदेश के लिए भी बिजली पैदा करना। अब जो प्रमुख बांध है किस नदी पर है, किस राज्य में है, जरूर याद करके जाना। जैसे बात करें कोयना बांध है महाराष्ट्र में, गांधी सागर ये CBT फर्स्ट में आया था सवाल, तो CBT फर्स्ट के यदि आप सवाल डाउनलोड करना चाहते हो 5320 सवाल 133 पारियों के सभी एग्जाम्स में यहाँ से काफ़ी सवाल रिपीट होते हैं, एक्स्ट्रा पैक्ट से आते हैं। इवन आपको ग्रुप डी में भी 4 से 5 सवाल जीके को यहाँ से आपको एक्स्ट्रा पैक्ट से देखने को मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, डेमो वीडियो है, चेकआउट कीजिए किस प्रकार डाउनलोड करना है। गांधी सागर बांध है चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में, बगलियार है चनाब नदी जम्मू कश्मीर, भाखड़ा नागल सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में है, और मैथन बांध निमो बाचो बांध इसमें श्रीशैलम का पूछा जाता है, कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में है, टिहरी का पूछा जाता है, भागीरथी नदी उत्तराखंड में है, और अलमाटी का पूछा जाता है कृष्णा नदी कर्नाटक में है, पोचमपांड गोदावरी तेलंगाना, उकई है ताप्ती गुजरात, और मैं बात करूं तो सरदार सरोवर पूछ लिया, हीराकुंड महानदी उड़ीसा है, नागार्जुन सागर है कृष्णा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, कृष्णराज सागर कावेरी नदी कर्नाटक। नेक्स्ट यहाँ पर किसने पुनः धर्म सुधार एंड नव वेदांत पर अद्वैतवाद के सिद्धांत पर बल दिया है, तो ये स्वामी विवेकानंद इसका करेक्ट होगा। इन्होंने धर्म सुधार और अद्वैतवाद है जो नव वेदांत पर आधारित है इस सिद्धांत पर बल दिया था। अगला सवाल, भारत में मानसूनी हवाएं हरियाणा पंजाब पश्चिमी यूपी में कब प्रवेश करती है, तो जुलाई के पहले सप्ताह में, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा पूर्वी राजस्थान में मानसून का अनुभव होता है। नेक्स्ट यहाँ पर वायर ए जिसकी लंबाई L और प्रतिरोध R है, और एक वायर B है जिसकी लंबाई 2L और प्रतिरोध 2R है, तो दोनों वायर प्रतिरोध का अनुपात क्या है, R बराबर क्या होता है दोस्तों, R क्या है यहाँ पर डायरेक्टली एक का प्रतिरोध R है दूसरे का 2R है, तो रेशियो 1 और 2 का हो जाएगा। बाकी यदि
कुछ अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल चेंजेस करके दिया होगा, तो आपको सब सिंपली आर बराबर रो एल अपॉन ए दिया, जो वैल्यू दिया है उसका आपको रेशियो निकालना, कट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। 5 ओम और 10 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। यदि वो देखिए दोस्तों, इस सवाल को थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए। फर्स्ट केस में एल अपने आप में एल ही है और आर भी अपने आप में आर है। सेकेंड केस में आर के स्थान पर 2r लिया है और रो एल के स्थान पर 2l है, तो 2l अपॉन ए सेम है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतिरोध 2 से 2 कट आउट हो जाएगा, तो इधर भी r बराबर रो एल अपॉन ए है, इधर भी r बराबर रो एल अपॉन ए है। तो r और r का रेशियो यहाँ पर 1 और 1 का एक तरीके से लग रहा है। तो थोड़ा डाउट यहाँ पर आ रहा है, आप कमेंट करना क्या किस प्रकार का सवाल। अगला सवाल है, 5 ओम और 10 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। यदि V बराबर 5 वोल्ट है तो दोनों प्रतिरोध में शक्ति का रेशियो क्या होगा। अब शक्ति होता है पावर P बराबर VI होता है। दे क्या रखा है, आई नहीं दे रखा, तो आई श्रेणी क्रम में है तो पूरे सर्किट में धारा समान रहती है श्रेणी क्रम में। तो आई कितनी हो जाएगी, आई बराबर V अपॉन आर यहाँ पर निकल के आएगा। तो आई बराबर V कितना दे रखा, V 5 वोल्ट है, आर कितना है 10 और 5 15 हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है। तो आई बराबर मैं 1/3 कर सकता हूं। आई का मान 1/3 है, लेकिन आपको एक तरीके से रेशियो निकालना, दो प्रतिरोध के रेफरेंस में लेना है। तो डायरेक्टली यहां पर आई निकाल लीजिएगा आप, 5/V कितना 5, इस केस में आर कितना 5, तो आई यहां पर आ जाएगी 1 और इस केस में 5/10 आ जाएगा, यानी 1/2। 1 में आ गई 1, 1 में आ गई 1/2। V यदि सेम मानेंगे तो रेशियो यहाँ पर 2:1 निकलेगा। अगला सवाल है, तनु HCl को 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 10 मिनट तक गर्म करने पर pH मान में क्या चेंजेस आने वाला है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिड की pH क्या है, 7 से कम रहती है, और जब इसे गर्म करते हैं तो pH वैल्यू हमेशा डिक्रीज होती है। गर्म करने पर तनु है वो सांद्र हो जाएगा एक तरीके से, और pH वैल्यू उसकी कम हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने से। pH वैल्यू कम होगी तो ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड को Cl2 क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर ये पोटेशियम क्लोराइड बनाता है, तो रिएक्शन कौन सी है। पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki, इसकी रिएक्शन क्लोरीन से करा रहा है, तो K क्या है, आई है, आयोडीन को क्लोरीन प्रतिस्थापित कर रहा है और KCl बन रहा है, तो कौन सी रिएक्शन हो गई, ये प्रतिस्थापन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब कैसा और उसका आवर्धन भी आपको ज्ञात करना है। आपको दे रखा है उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी U एक तरीके से आपको 20 सेंटीमीटर माइनस में आएगा हमेशा बिंब की दूरी, और 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी, और FBU के केस में पॉजिटिव 6 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल लेंस में फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव है। अब आपको पूछा क्या है, प्रतिबिंब कैसा होगा, आवर्धन आपको ज्ञात करना है। तो एक तरीके से F और U की सहायता से आप V निकाल सकते हो। लेंस फॉर्मूला 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, और आवर्धन की बात करें M बराबर V/U से आपका निकलेगा। और ये उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पर भी बनने वाला है, वास्तविक होगा, उत्तल लेंस है, क्योंकि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा और फोकस लेंथ 6 है, तो कहीं ना कहीं F से परे रखा है, इवन 2F से परे रखा है, 2F से परे है आपका बिंब, तो इसका प्रतिबिंब है वो छोटा बनने वाला साइज में, और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पर F और 2F के मध्य ही बनेगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब, अब वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर, फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, उसकी वक्रता त्रिज्या है R है, वो C है, वो कितने पर है, दोगुना होता है वक्रता त्रिज्या है फोकस की, वो भी 30 पर है, यानी C पर वस्तु रखी गई है 30 सेंटीमीटर दूर, तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ पर, C पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अवतल दर्पण है तो माइनस में बनने वाला है, यानी वास्तविक होगा, उल्टा होगा, C पर ही होगा प्रतिबिंब। सेक्स डिटरमिनेशन डिपेंड्स ऑन, तो सेक्स डिटरमिनेशन, तो लिंग निर्धारण किस पर डिपेंड करता है, आपको पता है XX क्रोमोसोम फीमेल, XY होता है मेल। तो यहाँ पर फीमेल का तो कॉमन है, मेल का X से X जाएगा तो भी आपकी फीमेल बन जाएगा, और मेल का Y गया X के साथ तो मेल बन गया। तो डिटरमाइन कौन कर रहा, मेल कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर व्हाट इज द वेस्ट प्रोडक्ट विच आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम इन प्लांट्स, पौधे में पुराने जाइलम में जमा होने वाले अपशिष्ट उत्पाद है रेजिन्स और गम्स। अगला मकर रेखा के बारे में गलत स्टेटमेंट क्या है, तो मकर रेखा के बारे में सही स्टेटमेंट बता देता हूं। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री पर स्थित है, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है।
मकर रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश दक्षिणी शीतोष्ण क्षेत्र है। मकर रेखा पृथ्वी की दक्षिणतम अक्षांश रेखा पर है, जिस पर 22 दिसंबर को सूर्य दोपहर के समय लंबवत चमकता है, तो जैसे दिसंबर संक्रांति आप बोलते हो। और मकर रेखा की बात करें तो ये 10 देशों से निकलती है, 3 महाद्वीप से होते हुए। 10 देश कौन से हैं? माम कैप लगाकर एनवीएस में बीपी नापती है। कौन? मैम कैप लगाकर एनवीएस में बीपी मापती है, यानी मोजाम्बिक, अर्जेंटीना, मेडगास्कर, चिली, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, बोस्वाना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील और पराग्वे, ये 10 देश आते हैं मकर रेखा पर। भारत में किस तरह की राजनीतिक प्रणाली है? तो बहुदलीय हैं, एक से ज़्यादा पार्टियां हैं। और इस प्रकार आपने देखे ये आज के 39 सवाल हैं जो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। जल्द मिलते हैं थर्ड शिफ्ट की वीडियो के साथ। जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट लगाना चाहता है तो टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। धन्यवाद।